Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we'll discuss 26 अगस्त करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में क्या कहा है रिगार्डिंग द हरियाणा गवर्नमेंट्स न्यू नोटिफिकेशन। जो एक नया नोटिफिकेशन आया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो 6 लाख रुपीज सोल क्राइटेरिया होगा, सोल क्राइटेरियन टू आइडेंटिफाई वेदर अ फैमिली बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। तो आपको एकदम क्लियर पता होगा कि जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का एक पेच है। और वो जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्देश है उसके तहत 8 लाख का प्रोविजन है। फिर लैंड का प्रोविजन है, लैंड कितना है। उसके बाद में एक और प्रोविजन है कि फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर वगैरह हो तो भले क्राइटेरिया यदि 8 लाख है, यदि मदर और फादर दोनों ही यदि सेकंड ग्रेड है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। लेकिन हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने सिंगल एक क्राइटेरिया बता दिया। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ी जमीन हो, लैंड से बहुत अच्छी उपज हो, तो सोशल उसके एसेट, बहुत सारे वैल्यूज को देखना होगा, तब एग्जैक्टली क्लियर होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में क्या किया, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट यूज टू क्लासिफाई अ मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास एज बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ही डिसाइड के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा या फिर अर्निंग के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। और क्रीमी लेयर एड्स एन इंटरेस्टिंग नुएंस। नुएंस का मतलब होता है कि एक बहुत ही छोटा अंतर करना, है ना, बहुत ही माइनर डिफरेंस इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन है उसमें एक छोटा सा इन्होंने अंतर क्रिएट किया है कि केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया विल नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। इज इट क्लियर? सो मोर ऑन न्यूज। और हम लोग बात करें तो कोर्ट हैज फाउंड दैट हरियाणा क्राइटेरियन बेस्ड ऑन इनकम अलोन वाज कॉन्ट्ररी टू इट्स ओन स्पेसिफाइज दैट क्रीमी लेयर वुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर। तो सोल क्राइटेरिया कैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि इकोनॉमिक ही हो, जबकि यहां पर तो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी, अदर फैक्टर्स को भी देखा जाएगा। तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रेरी बात होगी, उसकी अपोजिट बात होगी, विरोधी बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशन परमिटेड स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एज वेल एज द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वगैरह के जो अवसर हैं उसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट में भी ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में कहा गया था। तो यहां पर देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो द टर्म डिस्क्राइबिंग वेल ऑफ अमंग बैकवर्ड क्लास। तो वो लोग जो बैकवर्ड क्लासेस में बहुत अगड़े हैं, एडवांस्ड हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, एंड डिक्लेयर्ड दैट द सेक्शन शुड बी डिनाइड रिजर्वेशन बेनिफिट्स। रिजर्वेशन एक्चुअल में उन्हें मिलना चाहिए जिनको वाकई में आवश्यकता है, नीडी है, जो ऑलरेडी एक अच्छे पावरफुल पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी उन्हें क्यों मिले। द ओरिजिनल आइडिया इंक्लूडिंग ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस। तो ओरिजिनल आइडिया यह है कि सोशल बैकवर्डनेस पर फोकस किया जाए। इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट सेट थ्रेशोल्ड विद इन विच बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर एप्लीकेबल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एक अपने आप में चरम, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को डिसाइड करता है बैकवर्ड क्लासेस में कि इनको किस प्रकार से रिजर्वेशन में, क्रीमी लेयर्स वाले व्यक्तियों को ऑलरेडी दे आर गेटिंग मेनी बेनिफिट्स, तो व्हाई दे शुड बी प्रोवाइडेड दिस बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल देयर इज 27% कोटास फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब। वैसे मंडल कमीशन की यदि आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 52% जो है भारत में ओबीसी हैं। और यदि आप अदर रिपोर्ट पढ़ेंगे, आज मैं आपको वो फिगर्स भी बता दूंगा क्योंकि रिसेंट जो डेटा है उसके आधार पर, है ना, तो
jobs and higher education institution, those falling within creamy layer, various categories based on income and parents rank, ये सब भी आधार होना चाहिए क्रीमी लेयर का, इनकम, पेरेंट रैंक या फिर जमीन कितनी है, राइट। तो यहां पर बैकग्राउंड की बात करें तो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसे हम लोग मंडल कमीशन कहते हैं, गवर्नमेंट इन अगस्त 1990, जो अगस्त 1990 में आया, उन्होंने 27% रिजर्वेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस इन वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस दैट आर टू बी फिल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इन्होंने टोटल जो है 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फिक्स किया। और ये सब इसलिए क्योंकि जब अलग अलग कमीशंस बैठे तो उसके तहत ये देखा गया कि लगभग 15% भारत में एससीज हैं, 7.51%, 5% के करीब एसटी हैं। तो एससी और एसटी ये दोनों मिलाने के बाद में टोटल कैप जो है वो लमसम कितनी चली जाए, 50% चली जाए। तो आप देख रहे होंगे 50% के लमसम चली जाती है, उससे ऊपर राज्यों में, केंद्र में प्रोविजन नहीं है। आफ्टर दिस वाज चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 1992, इंदिरा साहनी केस में 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी का फिक्स कर दिया गया, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर को अलग कर से देखा जाए। तो ये एक प्रोसेस बनाया गया। इंदिरा साहनी दैट हैड स्पोकन टू डिफरेंट क्राइटेरिया, इंदिरा साहनी केस में अलग अलग क्राइटेरिया के बारे में बात हुई, जैसे चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, एम्प्लॉय ऑफ सर्टेन रैंक इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोज एफ्लुएंट जो रिच हैं, एनफ टू एम्प्लॉय अदर, जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और विथ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग। तो ये सब भी जो है क्राइटेरिया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट केवल और केवल 6 लाख के बिहाफ पे कैसे क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है वो सेट कर सकती है, और इसीलिए द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक इट डाउन। तो यहां पर देखिए जुडिशियल डिस्क्लोजर, आपको पता ही है कि 50% का सीलिंग है, इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑन रिजर्वेशन बेनिफिट, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी है जो लिमिट करता है रिजर्वेशन के बेनिफिट को कि उन्हीं लोगों को मिले जो सोशली बैकवर्ड है। हाउएवर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको याद ही आ रहा होगा कि जो जनरल लोग हैं उनमें जो इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन है उनके लिए भी अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम लाया गया और उनको भी क्या हो, आगे बढ़ने का मौका मिले, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया। विद द करंट इनकम, ये जो करंट इनकम की जो सीलिंग है, जो कैप है 8 लाख का, अवेलिंग दोनों के लिए, आप सोचिए अदर बैकवर्ड क्लास बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन इनके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। देयर इज अ स्ट्रेंज एंड क्वेश्चनेबल बैलेंस बिटवीन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ये बड़ा अजीब है और एक क्वेश्चनेबल बैलेंस किया है दोनों को, जबकि इनका जो बोलते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो देखिए 8 लाख दोनों के लिए एक ही कर रखा है, जबकि यहां पर पूरा एक एनालिसिस हो, उसके बाद ये क्राइटेरिया को डिसाइड किया जाए। तो ये क्राइटेरिया क्या, कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिकली कितना कैलकुलेशन किया जाता है, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, इवन दो द साइज ऑफ रेस्पेक्टिव कोटाज वेरी, साइज भी अलग अलग है, लोग अलग अलग है, पॉपुलेशन इतनी डिफर कर रही है, उसके बाद भी नेशनल लेवल पर सिमिलर 8 लाख का आंकड़ा है। इज इट क्लियर? तो यहां पर द proponent of the economic criteria feel that genuine social justice means reservation benefit should be restricted to the poorer among the backward. Backward में भी जो poorer हैं उन तक ही restricted हो reservation का फायदा, while the section championing backward classes assertion disfavor any dilution or social basis of reservation. तो यहां पर जो बैकवर्ड क्लासेस में जो चैंपियनिंग, मतलब जो आगे अगड़े हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया जो है इसको नहीं मतलब इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ एनालिसिस आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि अलग अलग समय पर क्या केस आए, वर्डिक्ट आए, अभी करंट इश्यू क्या है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर इस सब चीजों को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक
इन्फोग्राफिक्स दिखा देता हूं, इज इट देयर? यस। अब आप देखिए जो मंडल कमीशन थी उसकी अनुशंसा के आधार पर भारत में शेड्यूल्ड कास्ट का कितना परसेंटेज था? 15.05। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी का कितना परसेंटेज है? इतना। तो इसी के आधार पर भारत में 15% तो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन और 7.51 मतलब 7.5% है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन। इज इट क्लियर? मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस, नॉन हिंदू, ओवरऑल बैकवर्ड क्लासेस आप देखोगे तो 52% मंडल कमीशन ने बताया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस भारत में हैं। मुस्लिम्स का परसेंटेज देखिए आप लोग सभी, ये परसेंटेज जरूर पता होने चाहिए माइनॉरिटी ग्रुप में, 11.19%। क्रिश्चियन, ये मंडल कमीशन ने उस समय रिपोर्ट दी थी तब की बात है, 2.16% क्रिश्चियन, 1.67 सिख, बुद्धिस्ट 0.67, 0.47 जैन, और यहां पर ब्राह्मण, राजपूत, मराठास, इन सब का पूरा एक फिगर आपको प्रोवाइड किया गया। तो रिपोर्ट है बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन जिसे बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास रिपोर्ट कमीशन जो है, बैकवर्ड क्लास कमीशन 1990, उसकी रिपोर्ट है ये। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया तब की बात। लेकिन अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 जो आया और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, इसके तहत आप देखिए तो आप देखेंगे कि ओबीसी जो है वो 43.4%, 43.8%, लेकिन परसेंटेज कितना है इनका रिजर्वेशन में? 27% ही है। इज इट क्लियर? अब शेयर ऑफ ओबीसी वोट, ओबीसी वोट बीजेपी कांग्रेस को कौन कितना देता है, खैर ये तो इतना मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं रिलेटिव शेयर ऑफ ओबीसीज इन रिचेस्ट वेल्थ क्विंटाइल अक्रॉस स्टेट, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट वेल्थ वाले जो ओबीसी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, फिर ओडिशा में। तो रिचेस्ट, तो आपको कुल मिला के ये फिगर्स साफ साफ बता रहे हैं। और कई जगह तो ये बोला है कि 52% से भी ज्यादा ओबीसीज हैं, जबकि रिजर्वेशन कम है। और इसीलिए तो आप कई बार देखते हैं कि कुछ एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम्स में ओबीसीज जो हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो जनरल से ज्यादा निकल जाती है। ऐसा राजस्थान में होता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो इस कारण से कैलकुलेशन बड़ा ही अफेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे, चलिए, और बहुत सारी बातें हैं आज की क्लास में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग अदर पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यस आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी, यस क्लियर है एकदम। तो देखिए अभी हाल ही में आपने पिछले दिनों में क्या सुना होगा कि अफगानिस्तान में जो एक हर राय साहब नाम की जो काबुल में एक गुरुद्वारा था, वहां से वो सिख की होली बुक को अपने सिर पर लेकर आते हैं, राइट, हेड पे, और उसको लाने का एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल है। वह प्रोटोकॉल क्या है? और इसे, इस बुक को स्वरूप कहते हैं, स्वरूप ऑफ सिख होली बुक, और वहां पर ये किताबें रखी होती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर हैज रिसीव्ड वन ऑफ द स्वरूप्स ऑफ होली गुरु ग्रंथ साहिब फ्लोन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से ये अब आ रही हैं क्योंकि वहां पर माहौल ठीक नहीं है। तो वो लोग क्या है, यहां पर उन बुक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसको लाने का तरीका देखिए और पूरा बेसिक बैकग्राउंड देखते हैं। तो स्वरूप इज अ फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की ये फिजिकल जो कॉपी है वो है, और इसे सिखिज्म में बीर कहा जाता है इन पंजाबी भाषा में। एवरी बीर, प्रत्येक बीर में 1430 पेजेस होते हैं, विच आर रेफर्ड टू एज अंग, और उसे अंग कहा जाता है। द वर्सेज ऑफ एवरी पेज रिमेन्स द सेम, सभी जो पेजेस होते हैं उसमें वर्सेज सेम होते हैं। द सिख कंसीडर स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब अ लिविंग गुरु एंड ट्रीट इट एटमोस्ट रिस्पेक्ट, और वो इसे अपना भगवान मानते हैं और उसकी एटमोस्ट, सबसे अधिक रिस्पेक्ट करते हैं। दे बिलीव दैट 10 गुरुज वर द सेम स्पिरिट इन डिफरेंट बॉडीज, जो 10 गुरु थे उनके, राइट, 10 जो टोटल गुरुज हैं उन्होंने जो जीवन जिया है
डिफरेंट बॉडी, अलग अलग शरीर में गुरु ग्रंथ साहिब एक एटर्नल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म है उन्हीं का, ठीक है। तो ये उन सभी के जीवन को मतलब रिफ्लेक्ट करता है। कंपाइलेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तो देखिए यहां पर आपको एक बेसिक बात और समझा देते हैं ताकि आपको और पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। यस, देखिए यहां पर आप देखेंगे, 1 सेकेंड, यस हियर इट इज। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी आए, राइट, 1469 में, है ना, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। फिर गुरु अंगद देव आए, फिर गुरु इट इज एग्जैक्टली अरहार दास जी, उसके बाद गुरु रामदास, अर्जन देव जी, हरगोविंद जी, गुरु हर राय का ही काबुल में वो जो गुरुद्वारा है, गुरु हरकिशन साहिब जी, तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। और उसके बाद में जो है वो 11वें नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, गुरु ग्रंथ साहिब, और ये स्वरूप के रूप में जाना जाता है। और ये फॉरएवर, इसका डिमाइस कभी नहीं होगा, हमेशा से चलता रहेगा। और ये सभी गुरु जो है ना अलग अलग समय पर आए। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को कितना ये वैल्यू करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं कंटेंट की ओर। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इट इज द 5th गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो 5th गुरु थे इनके, अर्जुन देव, सिख लोगों के जो अर्जुन देव गुरु हैं, हु कंपाइल्ड फर्स्ट बीर, तो पहला बीर जिसे स्वरूप कह रहे हैं, वो 1604 में इंस्टॉल किया गया गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में। लेटर 10वें जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, एडेड वर्सेस, बहुत सारे जो हिम्स हैं, वर्सेस है, सूक्तियां वगैरह, पेंड इन द 9th मास्टर, हिज फादर गुरु तेग बहादुर एंड कंपाइल्ड बीर ऑफ सेकेंड एंड लास्ट टाइम। और उसके बाद दूसरी बार ये कंपाइलेशन गुरु गोविंद सिंह के कार्यकाल में हुआ। इट वॉज 1708 गुरु गोविंद सिंह डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब द लिविंग गुरु ऑफ सिख। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा डिक्लेयर किया गया गुरु ग्रंथ साहिब को कि लिविंग गुरु ये हैं अब से आगे से, और वो उसके बाद और कोई गुरु नहीं होंगे, यही अब एटर्नल गुरु रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब इज कंपेडियम ऑफ हिम्स, सूक्तियां हैं, 6 सिख गुरुज, 15 संत, और भगत कबीर, भगत रविदास, शेख फरीद, भगत नामदेव, 11 भक्त, बल्लादीर। तो ये अलग अलग जो हैं बल्लादीर हैं, अलग अलग सेंट्स हैं, उनके द्वारा जो वर्सेस कंपोज की गई थी, 31 रागाज वगैरह, उन सब का कंपाइलेशन यहाँ पर है, ठीक है। व्हाट डज द एक्ट कैरिंग स्वरूप इज ऑन वंस हेड सिग्निफाई, जो कैरी करके लेकर आए हैं अभी, राइट, तो वो सिर पर क्यों रखकर आते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है देखिए। द इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसे लाकर कहीं और रखना, ये सबके लिए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, कॉल्ड रहत मर्यादा। इसे क्या बोला जाता है, रहत मर्यादा, ठीक है। ये टर्म याद रखना, रहत मर्यादा क्या है, तो वो जो प्रोसेस है। एज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट बीर ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब इज कैरिड ऑन हेड, वो सर पर रखा जाता है और नंगे पैर उन्हें लेकर आया जाता है। Whenever a devotee sees बीर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब पासिंग बाय, जब भी कोई भक्त जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो बीर सर पर रखकर जाया जा रहा है, तो अपने आप में जितने भी सिख हैं वो अपने जूते वगैरह सब उतार देंगे और उसका एक सम्मान, रिस्पेक्ट करेंगे उसकी। सेरेमोनियल विस्क इज वेव हाई ओवर गुरु ग्रंथ साहिब आइदर ऑन मूव और वाइल रीडिंग इट। तो सेरेमोनियल विस्क जो है इस प्रकार से जो वेव किया जाता है, ये सब किया जाएगा। गुरुद्वाराज हैव सेपरेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ स्वरूप, और गुरुद्वारे के अंदर स्वरूप जो ये किताबें हैं उनको अलग से उनके रेस्टिंग मतलब उनके आराम की जगह होगी, ठीक है, क्योंकि लिविंग गुरु माना है इनको। सुख आसन स्थान, इसे क्या कहा गया है, जहां पर बीर रखे जाते हैं, सुख आसन स्थान। और सचखंड वेयर गुरु रेस्ट एट नाइट, जहां पर ये रेस्ट करते हैं, ठीक है। इट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द डे, और ये जो होली बुक है सेरेमोनियसली शट एंड रेस्टेड
और इन द मॉर्निंग स्वरूप अगेन इंस्टॉल्ड इन ए सेरेमोनी कॉल्ड प्रकाश। तो जब इनको वापस से इंस्टॉल किया जाता है पढ़ने के लिए तो तब उसे प्रकाश कहा जाता है। रेस्ट का मतलब जिस प्रकार से एक लिविंग व्यक्ति है उसी प्रकार से सब किया जाता है ना। जिस प्रकार आपने हिंदुइज्म में भी भगवान सो गए हैं अभी प्रसाद नहीं खाएंगे वगैरह, जो इस तरह का जो पूरा प्रोटोकॉल्स है अलग अलग मंदिर में, तो वो सब है ना, उनको ढककर प्रसाद खिलाया जाता है। आप जितने बड़े मंदिर में जाएंगे अपने आप में पुजारी का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। तो उसी तरह से काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सिखिज्म में है ना, रिगार्डिंग द स्वरूप। Many tourists especially came to watch Prakash and Sukh आसन सेरेमनी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इन द गोल्डन टेम्पल। ये सब देखने आते हैं लोग। वेयर आर द कॉपीज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब पब्लिश। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो पूरी पब्लिश है वो कहां पर होती है? सिख, बोथ सिख एंड हिंदूज टू कॉपी गुरु ग्रंथ साहिब बाय हैंड एंड प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। तो ये जो कॉपीज हैं वो हाथ के द्वारा हस्तलिखित होती हैं। एंड उदासी निर्मला सेक्ट ऑल्सो प्लेड अ रोल ऑफ मेकिंग। तो जो उदासी निर्मला सेक्ट है, ये पर्टिकुलर सेक्ट है इनके धर्म में, तो वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली हैंड रिटन कॉपीज बनाने का काम करते हैं वीर की, और वो प्रति हैं जो है वो पूरे के पूरे अलग अलग एरियाज में पहुंचती है। इज इट क्लियर? नाउअडेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके पास सोल राइट्स है गुरु ग्रंथ साहिब के, ठीक है, वीर को पब्लिश करने के। तो ये भी याद रखना आप, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड डन एट अमृतसर। और ये सब कहां किया जाता है? अमृतसर में किया जाता है। तो अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपके लिए, एंड दैट इज व्हाट? कंसीडर द भक्ति सेंट। भक्ति सेंट के बारे में बताइए। हु अमंग अबव वर प्रीचिंग व्हेन लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। तो जब बाबर ने संभाला काम तो वो 1526 का समय था, यस और नो? 1526। और आपको ये बात पता है कि गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ है, गुरु नानक साहब का जन्म हुआ है 1469 में। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ है? 1469 में, और उनकी मृत्यु हो जाती है 1539 में। और आपको पता है कि इनके सामने ही लोधी डायनेस्टी खत्म हो रही होगी, और बाबर जो है 1526 से 1530 के बीच में रहे। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? गुरु नानक। इज इट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, त्यागराजा, दादू दयाल, या फिर कौन से भक्ति सेंट। तो ये आपको क्या होता है, उन कंटेम्प्रेरी इशू को आपको इस तरह से लिंक करके आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए। तो केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट है। गुरु नानक देव वाज बोर्न इन 1469। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। बाबर टुक ओवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी। नानक वाज ट्रैवलिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम प्रीचिंग सिखिज्म, और वो सिखिज्म को प्रीच कर रहे थे, सिखा भी रहे थे लोगों को। बाबर वंस मेट गुरु नानक ड्यूरिंग हिज ट्रैवल, और एक बार वो गुरु नानक से मिले भी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और तो आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो हिस्ट्री की बुक्स आप लोग कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपने जो कंटेंट एकेडमी के थ्रू प्रोवाइड किए, क्या यू हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी सेक्शन और नॉट? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट आर नामदेव, रामदेव, महाराष्ट्र और इलाहाबाद के। बोथ टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति ऑल द 4 वर्णास। सभी जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को इन्होंने सिखाया। डिसरिगार्ड द बैन ऑन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट कुकिंग टुगेदर एंड शेयरिंग मील। और वेदर कोई सा भी धर्म, कास्ट उनका कुछ भी है, वर्ण कोई सा भी है, वो लोग साथ में खाना बनाते थे। तो अपने आप में नामदेव और रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया। फिर आ रही है बात आदि गुरु शंकरा और रामानुज की। ये अद्वैता मतलब ड्युअलिटी को फॉलो नहीं करते थे। मतलब जो ब्रह्म है और ह्यूमन सोल है, हमारी जो आत्मा है, और जो ब्रह्म स्वरूप है, उनको ये एक ही मानते थे। और यही क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है, और विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिटी। एंड दे बिलीव्ड गॉड टू बी निर्गुणा, परब्रह्मा, सतगुणा, परब्रह्मा रेस्पेक्टिवली। सतगुणा परब्रह्मा और निर्गुणा परब्रह्मा, जिसका अपने आप में एक स्वरूप नहीं है, इस प्रकार से माना करते थे। वल्लभाचार्य प्रोपाउंडेड शुद्धा
अद्वैता और प्योर फॉर्म ऑफ नॉन ड्युअलिटी। चैतन्य बंगाल में हुए, म्यूजिक, डांस, भजन किया करते थे, टच विद गॉड। जैसे मुस्लिम में सूफी सेंट्स होते हैं, चैतन्य, ठीक है, चैतन्य उसी प्रकार से भजन के साथ में। कबीर वॉज डिसिपल ऑफ रामानंद, रामानंद के ये डिसिपल थे, मतलब शिष्य थे। रेज्ड बाय मुस्लिम वीवर, और ये अपने आप में सूत काटने वाले जो वीवर होते हैं वो मुस्लिम वीवर थे। एंड he stood doing away all the unnecessary custom of rituals both religious and bringing union between these religion। हिंदू और मुस्लिम्स को क्लोज लाने में इन्होंने काम किया। गुरु नानक वी हैव लर्नड। निम्बकाचार्य, फाउंडर ऑफ राधा कृष्णा कल्ट, and he expressed the relation of substantiate importance of the marriages। it is also used an example of God's love to the people। और ये भगवान के का जो प्यार प्रेम है वो बहुत ही अच्छा, एक भगवान के बीच में जो प्रेम है उसको रिप्रेजेंट किया था निम्बकाचार्य ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। हाल ही में एक बहुत ही ग्रूसम इवेंट हुआ, और ये इवेंट था जो यूनियन मिनिस्टर हैं राणे, नारायण राणे, और चीफ मिनिस्टर जो हैं, राइट, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, राइट, शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं, है ना, एंड ही इज उद्धव ठाकरे, राइट, उद्धव ठाकरे और नारायण राणे। तो नारायण राणे, अभी आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो अभी इन सेशन नहीं है, और नारायण राणे अपने राज्य में विजिट कर रहे थे। अब उन्होंने क्या बोला, नारायण राणे ने, कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे को यही नहीं पता कि अभी कौन सा इंडिपेंडेंस डे है। तो एक्चुअल में 74th इंडिपेंडेंस डे है। तो जब वो इस प्रकार से कंफ्यूज हुए तो उन्होंने पीछे से पूछने लगे कि क्या वाकई में कौन सा है ईयर वगैरह, वो कंफ्यूज थे, बिट कंफ्यूज। और इसके चलते क्या हुआ, नारायण राणे ने कमेंट किया कि बताइए, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हुए उनको ये नहीं पता कि कौन सा वहां इंडिपेंडेंस डे है। इस बात पर तो उन्हें थप्पड़ मार दिया जाना चाहिए, मतलब मैं होता तो इस तरह से कर देता। इस बात को लेकर शिवसेना और बीजेपी के समर्थक जो है आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, और जो महाराष्ट्र पुलिस को भेजा गया और उन्हें नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया। सो दिस होल प्रोसेस वी हैव सीन इन ऑन 24th ऑफ अगस्त, 24 अगस्त को ये हमने देखा। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था यूनियन मिनिस्टर, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं, allegedly making the derogatory remark regarding against the chief minister। तो क्या क्या प्रोविजन है, यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है, कैन बी अरेस्टेड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट जैसे महाराष्ट्र पुलिस हो गई। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, यदि सेशन में है तो अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। इज इट क्लियर, है ना। तब क्रिमिनल वगैरह केसेस में जब वो खुद ही हाउस में, तब व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेशन 22A, तो ये जो सेक्शन 22A है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द राज्यसभा, पुलिस, जज, मजिस्ट्रेट वुड हाउएवर हैव टू इंटीमेट। तो इस केस में जो चेयरमैन है, वेदर राज्यसभा और लोकसभा, वहां के जो डेप्यूटी स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, चेयरमैन है, उसको रीजन, कारण बताया जाए। यदि सेशन में नहीं है तो उन्हें कारण बताया जाए कि क्यों उन्हें जो है गिरफ्तार किया है, द प्लेस ऑफ डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म, कि क्यों इस प्रकार से किया गया। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ अरेस्ट। यदि राज्यसभा चेयरमैन के पास ही जाता है बात, तो ऐसा नहीं किया गया, एक्चुअल में उनको सीधा गिरफ्तार कर लिया। तो यही बात जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं किया है ना, इस प्रकार से सारी बातें जो मैं ट्वीट पढ़ रहा था। सो चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द काउंसिल इफ इट इज सिटिंग अबाउट, चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द काउंसिल, तो वो काउंसिल को बताएंगे। काउंसिल यदि सिटिंग में नहीं है, ही शी इज एक्सपेक्टेड टू पब्लिश इट इन बुलेटिन, और वो बुलेटिन में इन्फॉर्म करें मेंबर्स को कि किस प्रकार से ये सब इवेंट हुआ।
व्हाट अबाउट प्रिविलेज ऑफ द राज्यसभा मेंबर विस अरेस्ट, जब भी अरेस्ट किया जाए तो क्या प्रिविलेजेस हैं? द मेन प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट इन सिविल केसेस, दे हैव फ्रीडम टू अरेस्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द हाउस एंड 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर। तो मतलब ये है कि सिविल केसेस में उनको फ्रीडम है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब कब? जब हाउस सेशन में है उसके 40 डेज के बाद और पहले तक, राइट। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात की जा रही है, ठीक है, सेक्शन 135। द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंस एंड केस ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन। तो ये प्रिविलेज है कि उनको एक्सटेंड नहीं, क्रिमिनल केस में डिटेंशन, द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फॉर डज नॉट एक्सटेंड, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजिंग केस जो है उसमें ये एक्सटेंड नहीं होता है, सिविल केस में हो सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो हैं वहां पर उन्हें जेल किया जा सकता है, मतलब उन्हें डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सिविल प्रोसीजर केस कोर्ट केसेस में उनको जो है जेल में या किसी तरह का प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड फ्रॉम प्रिसिंक्ट ऑफ द हाउस? प्रिसिंक्ट का मतलब उस हाउस के अंदर अंदर क्या? नो अरेस्ट। किसी भी केस में एक मेंबर ऑफ और ऑफ ए स्ट्रेंजर यदि हाउस के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कैन मेड विद इन द प्रेसिंक्ट ऑफ हाउस विदाउट द प्रायर परमिशन टू द चेयरमैन और स्पीकर, क्योंकि वहां पर अपनी एक गरिमा है, वहां पर जो मेन अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन होगा, स्पीकर होगा, लोकसभा में स्पीकर, अदरवाइज चेयरमैन इन राज्यसभा। तो अकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीजर और होम मिनिस्ट्री इन दिस रिगार्ड, तो उस केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिमिलर नो लीगल प्रोसेस सिविल क्रिमिनल कैन बी सर्व, तो वहां पर सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस वगैरह के लिए, और वैसे 40 डेज बाद में पहले सिविल केसेस में तो उनको कोई, ठीक है, किसी प्रकार का डिटेन या फिर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात आती है, ये सब जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 के अनुसार ग्रांट किए गए एडवांटेज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दैट दे कैन परफॉर्म द ड्यूटी एंड फंक्शन प्रॉपरली विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें। इसीलिए जो राज्यसभा लोकसभा है उसमें 105 आर्टिकल, और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर 194 ये ग्रांट करता है कि उन्हें किसी प्रकार की बाधा ना हो काम करते समय। सच प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड एज दे आर नीडेड टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। ये सब इसलिए क्योंकि जो हमारे सदन है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर काम करते हैं, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन हो। दीज पावर्स प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज शुड बी डिफाइंड बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये समय समय पर इम्यूनिटीज वगैरह को डिफाइन किया जाता है, कोई अमेंडमेंट है वो किया जाता है, प्रोसीजर बुक्स में परिवर्तन लाया जाता है समय समय पर। दीज प्रिविलेजेस कंसिडर स्पेशल प्रोविजन एंड हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये ओवरराइडिंग मतलब ये सबसे ऊपर होते हैं। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड, तो ये वाली बात हमने देखी ली, 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर कैनॉट अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केस में। इफ इन केस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अरेस्टेड विद इन द पीरियड, द कंसर्न पर्सन शुड बी रिलेटेड इन ऑर्डर टू अटेंड द सेशन फ्रीली, तो उस कंसर्न पर्सन को सेशन अटेंड करने की राहत मिलेगी, ठीक है, तो वो अटेंड करेंगे। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीजर एंड होल्ड द सीक्रेट सेशन, तो द ऑब्जेक्ट including right was exclude any chances of daunting and threatening of any member. The stranger may attempt to interrupt the session. तो यहाँ पर strangers को exclude किया गया from the proceeding. stranger का मतलब other जो कोई व्यक्ति हैं उन्हें। right to prohibit and publication of its reports and proceeding, ये तो allowed है ही नहीं किसी प्रकार की जो the right has been granted to remove and delete any part of proceeding that took place in the house, तो यहाँ पर ये भी राइट ग्रांट किया गया है कि किसी भी प्रकार के पार्ट को डिलीट भी किया जा सकता है जो प्रोसीडिंग के समय हो रहा है। राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग्स, इंटरनल जो प्रोसीडिंग है उनको रेगुलेट करने का अधिकार है। राइट टू पनिश मेंबर टू आउटसाइडर फॉर कंटेम्प्ट, यदि बाहर का कोई व्यक्ति यदि हाउस की निंदा करता है, डिफेम करता है, तो उसको पनिश करने का अधिकार है ना, ठीक है। द हाउस हैव द राइट टू पनिश द पर्सन ऑफ एनी कंटेम्प्ट मेड
अगेंस्ट द हाउस इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं राज्यसभा, लोकसभा में, विधानसभा में, यदि उनका डिस्कशन जुडिशरी में होता है तो अपने आप में वो कंटेम्प्ट में आएगा, और इसीलिए किसी तरह का डिस्कशन जुडिशरी में नहीं होता, ना ही जुडिशरी का कोई बात पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। और यही एक फाइन बैलेंस हमारे जो डेमोक्रेसी में बनाते हैं। आर्टिकल 105(3), आर्टिकल 194(3) states that parliament should from time to time define the laws, समय समय पर लॉज को डिफाइन करें, पास करें लॉज ऑन द पावर, प्रिविलेजेस, जो उनकी विशेष प्रदत्त सुविधाएं हैं, प्रिविलेजेस हैं, एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो समय समय पर उसमें क्या है, पार्लियामेंट जो है चेंजमेंट ला सकता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में चर्चा में था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पता होगा जो है पहले ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये 1934 में ये बना है ना, 1934 के अराउंड, ये 1930s में इसकी स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA से टू कंसीडर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन टू स्टॉप द एलिज्ड illegal construction of bridge and wall within the tiger breeding habitat of the जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो इसे पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से, हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब इसे जिम कॉर्बेट, क्योंकि वहां पर जो आदमखोर बाघ थे है ना, जो मानव को खाते थे, मतलब मानव को भी खा जाते थे, ह्यूमन बीइंग को, उन बाघों को मारने में जिम कॉर्बेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तब से ये नाम पड़ गया। तो एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, यस नॉट 1934, 1936 में पहले ये हेले नेशनल पार्क के रूप में था जिम कॉर्बेट। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन नैनीताल। तो वहां पर ब्रिज और ये ना बने जहां पर ब्रीडिंग साइट है, सो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इसका नाम एक हंटर एंड नेचुरलिस्ट जो जिम कॉर्बेट था उनके नाम पर रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर का इनिशिएटिव पहली बार यहीं से शुरू हुआ। सब हिमालयन बेल्ट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी। डेंस्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी एंड मैंगो ट्रीज आर फाउंड हियर। Forest cover is around 73% of the park, while 10% area consists grassland. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। तो ये बताना है आपको कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड सुंदरवन एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा एरिया, आपको एरिया में भी देख लीजिए। नागार्जुन श्रीशैलम 3721 स्क्वायर किलोमीटर एंड सुंदरवन इज 1699। तो इसीलिए नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट की रीजन या लोकेशन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2005 में। किसके तहत भाई? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980 जो है टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, रिकमेंडेड बाय टाइगर टास्क फोर्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2006 में। प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूटिंग NTCA रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर प्लान। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, इसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया। एंड इट वर्क्स टू, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, कब से मना रहे हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। इसी प्रकार से आपके लिए प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स, प्रोजेक्ट ऑलिव रिडले, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, है ना, और प्रोजेक्ट हंगुल। ये सभी प्रोजेक्ट आपको बताने कि कब कब किस किस सन में स्टार्ट हुए। अ प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन कॉल्ड टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम पॉपुलरली नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इज इट क्लियर? दुनिया के जिस प्रकार से नेशनल हेल्थ सर्विस है
उसी प्रकार से भारत को भी अपनी हेल्थ सर्विस को आज की तारीख में बहुत इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आज भी भारत में पैंडेमिक हो गया, उसके बाद केवल 1% जीडीपी का ही जो है खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये अपने आप में पूरी दुनिया में लोएस्ट है, सबसे कम है। ब्रिटेन में आप देखेंगे नेशनल हेल्थ सर्विस को तो 15 मिलियन पेशेंट विद क्रोनिक एलिमेंट एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट स्पेंड बाय यूएस। तो ब्रिटेन में, यूएस में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस फंडेड डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस की मदद से ये जो नेशनल हेल्थ सर्विस है 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इसमें। मैकडोनल्ड्स, वॉलमार्ट में जैसे है, इंडियन रेलवे सबसे बड़ा है, आपको पता ही है इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉयर्स सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। 1 of every 20 ब्रिटिश वर्कर इज एम्प्लॉयड एज, प्रत्येक 20 में से एक व्यक्ति या तो डॉक्टर होगा, नर्स होगा, कैटरिंग होगा, टेक्निकल पर्सन होगा, जो यहाँ पर जो है हेल्थ को सुधारने का काम कर रहे हैं। जीडीपी का केवल 1%, चाइना में भी जीडीपी का 3% है, देख लीजिए हेल्थ को लेकर, ब्रिटेन में 7%, और 2019 के अनुसार जीडीपी का 17% यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेंड किया ऑन हेल्थ। अपने आप में देख लीजिए ह्यूमंगस कितना बड़ा हो सकता है। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में किसी की बात करें देश की, तो अपने जीडीपी का 12% खर्च करता है स्विट्जरलैंड। सो 62% ऑफ द हेल्थ एक्सपेंसेस इन द हेल्थ इंडिया आर पेड बाय द पेशेंट देमसेल्फ। 62% जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं लोग अपने ही दम पर, मतलब खुद अरेंज करते हैं, खुद जो है खर्चा करते हैं। This is one of the main reason families fall into poverty, especially during the pandemic. In India, hospitals are beleaguered with absentee staff. बहुत बड़ी संख्या में absent है स्टाफ। इसका एक केस आप नीति आयोग के एक डेटाबेस से प्राप्त करेंगे। बिहार में मिडवाइफ जो नर्सेज हैं 60% कम है, 50% स्टाफ नर्सेज कम है, 34% मेडिकल ऑफिसर कम है, 60% स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो एक्चुअल में वहां पर डिमांड है, नॉट डिमांड बेसिकली, जो पोस्ट है उसके ऊपर इतने व्यक्ति कम है। दोज ऑन द जॉब डिस्पाइट बीइंग हैंडसमली पेड, बहुत अच्छा पेमेंट होने के बाद भी क्रॉनिकली ओवरवर्क, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से वो बहुत ज्यादा काम उन्हें करना पड़ता है। 21वीं सदी में हमें नॉट मच हैज इंप्रूव्ड इन इंडियन पब्लिक हॉस्पिटल, जबकि इतना बड़ा पैंडेमिक आने के बाद भी आप देख रहे हैं 1% ही जीडीपी का हिस्सा है, तो ये अपने आप में मीगर है, बहुत ही कम है। What India need in national health service like healthcare model, तो जो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड के मॉडल है उन्हें फॉलो करने होंगे। दुनिया के एलिटिस्ट में आते हैं, इटालियन हेल्थ बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया। नीति आयोग के साथ में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया जॉइंटली लॉन्च फोरम ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब कि कम से कम क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो। इसके लिए भारत की हमने रिसेंटली आपसे डिस्कस किया था, फेम स्कीम है, राइट। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो व्हीकल स्क्रैपेज की जो पॉलिसी अभी लाई गई, कल ही हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भारत कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए व्हीकल्स के कई सारे ऐसे स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, तो एनडीसी का मतलब क्या है, राइट। एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, तो यहां पर इनका मेन उद्देश्य यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जित किया जाए। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, और 2020 से 23 के बीच में जॉइंट प्रोग्राम को दैट विल एंगेज इंडिया, चाइना, वियतनाम, प्रमोटिंग कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच ऑफ क्योंकि देखिए वियतनाम, चाइना, इंडिया ये आने वाले समय में इतनी जो कार्स हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, और इसके लिए प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये अपने आप में आई का हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का हिस्सा है। नीति आयोग की डेडिकेटेड जो शाखाएं वो इंडिया के कंपोनेंट और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट एमिंग टू ब्रिंगिंग डाउन द पीक लेवल ऑफ द एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन एशिया, कि 2 डिग्री का जो पाथवे है वो तभी होगा जब हम लोग यहाँ पर मास ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करें, ना कि पर्सनल व्हीकल का।
Why need such initiative? India has a massive diverse transport sector and also थर्ड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग सेक्टर। बहुत से बीमारी है ना, हेल्थ इंडिकेटर्स खराब होते हैं। डेटा ने यह बताया कि लगभग 90% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है वो इन्हीं व्हीकल्स, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब जो है इनसे हो रहा है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है और ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया ये डेवलप कर रहा है कोहेरेंट स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिव पॉलिसी एंड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू डिकार्बोनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब देखिए एक डिमांड आ रही है कास्ट सेंसस की। प्राइम मिनिस्टर से बहुत सारे जो हैं 11 पार्टी डेलीगेशंस मिले कि इस बार जो आप 2021 में सेंसस जनगणना हो उसकी जो रिपोर्ट है कास्ट सेंसस की वो आप हाइड न करके इसको सिस्टमैटिकली प्रोसीजर के साथ में बताइए। कास्ट सेंसस इज अ प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिकली एक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग द कास्ट वाइज टेबुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। कास्ट वाइज टेबुलेशन के साथ में कितनी कौन जनसंख्या कितनी है, ताकि उस अनुरूप जो पॉलिसीज बनाई जाए। क्योंकि अपने आप में क्या है, जितने जो कास्ट बैकवर्ड वगैरह हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी है और जब ये संख्या बढ़ी है तो उस अनुसार अब परिवर्तन आने चाहिए कई प्रकार के लॉज में। जब भी कोई पॉलिसी स्कीम बनाई जाती है वो उसी बिहाफ पर बने। सो द लास्ट कास्ट सेंसस कब हुई थी? 1931 में, बट वाज स्टॉप्ड बाय ब्रिटिश 1941 में। ये सब हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण। और 41 वगैरह उसके बाद से तो हम लोग पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं। जबकि 2016 में कास्ट सेंसस प्रॉपर हुआ था कंडक्टेड, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड, तो ये देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2016 में कंडक्ट हुई, लेकिन इसको पब्लिक ही नहीं किया गया। तो अब पब्लिक नहीं किया जा रहा। तो जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2016 है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, इसने अर्बन एरिया में, तो ये पॉइंट याद रखना किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ग्रामीण एरिया में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब होता है कम करना, उसने शहरों में किया कैलकुलेशन। What is the need for demanding caste census? कास्ट सेंसस की डिमांड क्यों हो रही है? ओबीसीज एंड वेरियस ग्रुप विद इन ओबीसीज एंड अदर। मंडल कमीशन ने एस्टिमेट किया है ओबीसी पॉपुलेशन की 52% है, वाइल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने एस्टिमेट्स लगाए और वो बहुत ज्यादा भी हैं। इट विल बी प्रो पुअर एक्सरसाइज एंड बेटर प्लानिंग एंड टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम तभी तो अच्छे से काम करेंगे जब ये पूरा स्टैटिस्टिक्स हो। इट विल हेल्प पॉलिसी मेकर्स इन रेशनलाइजिंग द रिजर्वेशन मैट्रिक्स। और रिजर्वेशन की जो पूरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, तो उसको रेशनलाइज करना, रीजनिंग अप्लाई करना कि वाकई में किस प्रकार से सेट किया जाए रिजर्वेशन, वो भी तभी समझ में आएगा। द डिबेट इज ऑन इश्यू लाइक डिसप्रपोर्शनेट बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन बाय पर्टिकुलर ग्रुप विद इन ईच कैटेगरी। तो डिबेट ये है कि डिसप्रपोर्शनेट बेनिफिट मिला है पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग लोग जो बेनिफिट जो अगड़े हैं उन्होंने ज्यादा बेनिफिट प्राप्त किया है। अगड़ों का मतलब जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो एडवांस पीपल हैं उन्होंने ज्यादा फायदा प्राप्त किया है, जबकि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, एक्चुअल बैकवर्ड रह गए उस पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड, उन्हें फायदा कम मिला है। वाई कास्ट सेंसस अपोज्ड बाय सम ग्रुप? एक डर है कास्ट सेंसस विल वाइडन द सोशल रिफ्ट अमंग द डिफरेंट कास्ट। जो कास्ट सेंसस आ जाएगा उससे एक बहुत बड़ा रिफ्ट गैप बन जाएगा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज क्वेश्चन, की अखंडता है डेटा की, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। रूलिंग पार्टी माइट अल्टर द डेटा। रूलिंग पार्टी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन अपने वोट बैंक के हिसाब से हो सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन करवा दें, है ना, गिमिक्स प्ले कर दें, जबकि डेटा कुछ और हो अपने फेवर्ड के अनुसार, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल पूरी तरह से वोट बैंक जो है कास्ट पॉलिटिक्स पे है। सम ग्रुप आर्ग्यू दैट कास्ट बेस्ड सेंसस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। जब हम भारत देश की बात करते हैं, कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं, इधर हम लोग इतने बड़े कास्ट के पेंच को अंदर ऐड कर देंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा देश में। हो सकता है कि बहुत सी जो है बहुत प्रकार के क्योस, अराजकता, एनार्की देखने को मिले।
क्योंकि बहुत से ऐसे फिगर्स जो जिनसे ऑब्लिवियस थे, हम अनभिज्ञ थे, वो फिगर सामने आएंगे। बाहुबल का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली नंबर्स यदि सामने आ जाते हैं तो वो ताकत भी रिप्रेजेंट करेंगे अपनी। वोट बैंक पॉलिटिक्स और भी ज्यादा चमकने लगेगी। ओबीसी कमीशन, तो ये आपको कुछ हिस्टोरिकली पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था वो 1955 में आया था अंडर काका कालेलकर। सेकेंड बैकवर्ड कमीशन 1979 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मंडल, है ना, पहले ये 1979, ठीक है। जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है वो सब कैटेगराइजेशन के लिए आया था। तो ये कई बार क्या होता है, इस प्रकार के टर्म्स मिलान करने को आ जाते हैं। भारत का हाईएस्ट हर्बल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया, और ये माना नाम की जगह, नीति माना, है ना, लिपुलेख, ये आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर क्या है, पासेज हैं, दर्रे हैं। तो एम क्या है हर्बल पार्क का कि मेडिसिनली और कल्चरली इंपॉर्टेंट एल्पाइन स्पीसीज को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, फैसिलिटेट ऑन स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दीज स्पीसीज एज वेल एज देयर इकोलॉजी, और उन्हें बढ़ाया जाए। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ हर्बल प्लांट कंजर्व इन द पार्क बिल्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट फाउंड इन द हाई एल्पाइन रीजन एरिया ऑफ द हिमालयन रीजन इंक्लूड द रेड लिस्ट, IUCN के रेड लिस्ट में बहुत से हैं। इवन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो शेड्यूल 6 में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसे ऐड किया जाता है। डिक्लेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड बाय स्टेट बायोडाइवर्सिटी, राज्य की बायोडाइवर्सिटी के तहत जिसे एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया, उन सबको कैटेगराइज किया जाए। द पार्क इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 सेक्शन। तो एक तो है अष्टावग्रा स्पीशीज, सोशुरय स्पीसीज, स्पीसीज एसोसिएटेड विद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो टेम्पल है आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड विष्णु का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन्हें छोटा चार धाम भी कहते हैं, है ना। एजॉर्टेड अल्पाइन स्पीसीज, तो ये अलग अलग स्पीसीज में पर्टिकुलरली बांट दिया गया। और अष्टावर्गा, अष्टवर्ग जो है वो 8 हिमालयन हर्ब्स को रखता है। कैंपा, आपने जरूर नाम सुना होगा कि जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, कैंपा के तहत क्या है कि पेड़ों को लगाया जाए। लैंड फॉर द प्रोजेक्ट प्रोवाइड वन पंचायत, माना वन पंचायत, माना का मतलब जो नीति माना, माना जो जगह है वहां पे। कैंपा के तहत क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पर जो है नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ये बनाया गया। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है 2016 में बना। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मींस दैट फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो यहां पर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जाए। द यूजर एजेंसीज पे प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर एन इक्वल एरिया। कल को यदि जो भी एजेंसी, जैसे आपको पता है उत्तराखंड, जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिसिनल और फर्म्स, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है केमिकल्स का। अब वो जो फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं तो आपको उतने ही फॉरेस्ट लगाने होंगे, यही कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है। तो यही बोल रहा है, द यूजर एजेंसी पे द प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर द इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, नॉन फॉरेस्ट लैंड में लगाया जाए। सच लैंड इज नॉट अवेलेबल ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। तो ये व्हेन लैंड अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए लैंड नहीं मिलता, तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, जो खराब हो चुकी है, वहां पर 2 गुना उतना ही जितना यूज किया है उसको लगाना होगा। और ये एक्ट नेशनल कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दीज फंड। तो राष्ट्रीय जो फंड है वो 10% इस फंड का रखता है, एंड द स्टेट फंड विल रिसीव रिमेनिंग 90%। तो इस प्रकार से कैंपा बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। याद रखना कैंपा क्या है ना। एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021 सीक्स टू अमेंड एरा एक्ट 2008 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो अभी हाल ही में इसको पास किया गया। क्यों किया गया? इट वुड हेल्प इन मोनेटाइजिंग एयरपोर्ट इन टायर 2 एंड टायर 3। मोनेटाइजिंग, अभी बात चल रही थी मोनेटाइजिंग, जो पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग, राइट, 6 लाख करोड़ का।
cities. Major airport of ERA regulate traffic or over the charges of aeronautical services rendered at major airport. और इसके तहत क्या है, one has or designated to have passenger throughput in excess of around 3.5 million per annum, मतलब 35 लाख जो है मूवमेंट हो. एनी अदर एयरपोर्ट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन. तो एरा जो है रेगुलेट करेगा टैरिफ्स को, अदर चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज एंड मेजर एयरपोर्ट की वहां पर कितना इनकम हो रहा है. द बिल विल ब्रॉडन द कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट विच एरा कैन डिटरमाइन टैरिफ बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट. समय समय पर मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन को चेंज करके कितना टैरिफ आ रहा है. द बिल एड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप एयरपोर्ट एंड नोटिफाई ग्रुप एज मेजर एयरपोर्ट. प्रॉफिटेबल क्लबिंग की जाएगी, क्लब प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट एंड नॉन प्रॉफिटेबल वन, एंड ऑफर देम द पैकेज फॉर डेवलपमेंट इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. और जहां पर प्रॉफिटेबल है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से क्या है, इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा. तो यहां पर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक सावधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दैट एरा एक्ट 2008. हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये गवर्नमेंट के द्वारा 2009 में स्थापित किया गया. 2008 के एक्ट के तहत बना था. एरा सीक्स टू डिटरमाइन द फॉलोइंग ऑफ द मेजर एयरपोर्ट टैरिफ फॉर द एरोनॉटिकल सर्विसेज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस, पैसेंजर सर्विस फीस लेवाइड अंडर द एयरक्राफ्ट एक्ट. तो इस प्रकार से इट मॉनिटर्स द सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो ये क्या करता है कि एक स्टैंडर्ड रिलेट करके क्वालिटी, कंटिन्यूटी, रिलायबिलिटी उसको मेंटेन करने का और उसे रेगुलेट करने का काम करती है एरा. एंड नॉन मेजर एयरपोर्ट ओन्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव द चार्जेस ऑफ एरोनॉटिकल सर्विसेज. तो रिमेनिंग जो नॉन मेजर एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या है, चार्ज करती है एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए. तो इस प्रकार से अदर पे टैरिफ लगते हैं. ई श्रम पोर्टल अभी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये. ई श्रम पोर्टल विल बी अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनका एक पोर्टल डेटाबेस बनाया जाएगा और ये सब अभी पेंडेमिक के बाद में बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया. द पोर्टल विल डू टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड विल हेल्प टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू देयर डोर स्टोर. भारत में एस्टिमेट है कि अनऑर्गेनाइज्ड 92% वर्कफोर्स है एंड 500 मिलियन इज अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब 50 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे हैं, फार्मर्स वगैरह सभी. डेटाबेस विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेगा इसमें, माइग्रेंट वर्कर, राइट, प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, सिमिलर अदर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसमें शामिल किया जाएगा. वर्कर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल एंड दे विल बी प्रोवाइडेड ई श्रम कार्ड. उन्हें एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिसपे 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा. द मूव विल इंटीग्रेट सेंटर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, सेंट्रल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत इसको चलाया जाएगा. निधि कंपनी क्या होती है? नॉट अ सिंगल कंपनी दैट अप्लाई निधि अंडर कंपनीज एक्ट. अभी तक निधि कंपनी के तहत किसी भी कंपनी ने अप्लाई नहीं किया है कंपनीज एक्ट में 2013 में. एज निधि रूल्स 2014 कुड सेटिस्फाई रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयर्ड एंड निधि कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. निधि कंपनी होती क्या है? इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है. निधि कंपनीज आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 620A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इन्हें क्या है, अंडर द सेक्शन 620 के तहत क्या नोटिफाई किया गया. एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दीज कंपनीज शैल बी कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग. तो निधि कंपनी का उद्देश्य क्या है? लोगों में सेविंग की प्रवृत्ति हो अमंग इट्स मेंबर एंड रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम लेंडिंग टू मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसी प्रकार से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मेंबर्स को वो सेविंग्स जो हुई है उसको लेंड किया जाए, लोन दिया जाए. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डूइंग द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग विद मेंबर्स शेयर होल्डर
NBFC and RBI have power to issue directives to related to their deposit acceptance activities। तो RBI के पास पावर है कि किस NBFC, तो देखिए डिपॉजिट एक्सेप्टेंस तो है लेकिन कुछ NBFC के पास लेंडिंग की पावर नहीं, आपको याद आ रहा होगा इस प्रकार की कई सारी बैंक्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो यहाँ पर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट दैट रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा रेगुलेटेड है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। रिक्वायरमेंट है कि भाई अ कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एज निधि शैल बी पब्लिक कंपनी विद मिनिमम पेड अप ऑफ इक्विटी ऑफ 5 लाख, नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी इश्यूड, कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पर। और ये जो है द रिसेंट चेंज सजेस्टेड बाय सबना यगम कमेटी के द्वारा कुछ इसमें अमेंडमेंट लाए गए, क्योंकि अभी तक कोई भी निधि कंपनी क्यों नहीं बनी। और अभी आपको ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंथली जो प्रोडक्शन रिपोर्ट आई जुलाई 2021 की, उसमें जो क्रूड ऑयल है 3.78% कम प्रोडक्शन हुआ क्रूड ऑयल का भारत में जुलाई 2021 में 3.78 लोअर है, एंड 3.22 लोअर व्हेन कंपेयर टू प्रोडक्शन इन जुलाई 2020। पिछले साल में जुलाई से 3.22 लोअर रहा। वहीं नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात करें तो 10.19 लोअर देन मंथली टारगेट, मंथली का मतलब प्रीवियस वाले मंथ से। वहीं यदि पिछले बार की बात करें जुलाई 2020 की, तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन भारत में 18.36% कम रहा। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल हुआ वो 4.06% कम रहा। टारगेट ऑफ द मंथ इस और जुलाई 2020 के रिस्पेक्ट में 9.64% क्रूड ऑयल से जो प्रोसेस्ड करके हम लोग थ्रूपुट आता है ना, मतलब कि जो पेट्रोल डीजल इत्यादि वो कम। तो ये सब क्यों हो रहा है? डिमांड अभी कम है, पेट्रोल के कीमतें ज्यादा हैं, तो लोग उसी अनुसार, ठीक है, ये भी एक कारण है। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाज 5.54 लोअर व्हेन कंपेयर्ड टू टारगेट ऑफ फॉर द मंथ। तो इनका अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होंगे कि मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में क्या क्या चेंजमेंट अभी हुआ है। इज इट क्लियर? ये सारी बातें क्लियर हैं, तो हम लोग अब कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें चर्चा में आई हैं, और उसमें से हम लोग सबसे पहले यदि बात करें तो पोलियो फ्री भारत तो 2014 में ही हो गया था, लेकिन आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हुए। तो पोलियो फ्री किस प्रकार किया गया, ओरल पोलियो वैक्सीन्स किस प्रकार लगाई गई, कितने कितने लाखों बच्चों को। और ये ऐसा नहीं है पोलियो की दवा एक बार में काम कर जाती है, बहुत बार पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। तब पोलियो अपने आप में क्या है, एक डिजीज है जो नॉर्मली क्या है, जो पोलियो का वायरस है एंटीरो वायरस, वो आंतों में दिक्कत करता है और इसके अलावा विकलांग हो जाते हैं बच्चे, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे। तो पोलियो फ्री कब हुआ, एक पूरा इंफोग्राफिक मैंने आपके लिए लगा दिया, ये जरूर आप पढ़ेंगे। mRNA कोविड-19 वैक्सीन्स का अब प्रयोग में लिया जा रहा है, स्पाइक प्रोटीन्स। तो ये mRNA काम कैसे करती है mRNA वैक्सीन्स? mRNA इज मैसेंजर RNA। आपको याद आ रहा होगा कि DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA बनता है, RNA में भी mRNA जो है ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाता है। तो mRNA से प्रोटीन जो बनाने का प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? तो यहां पर कैसे वैक्सीन काम करती है? mRNA वैक्सीन टीचेज योर सेल हाउ टू मेक कॉपीज ऑफ स्पाइक प्रोटीन। मतलब जो स्पाइक है, आपको पता है ना कोरोना के अंदर अलग अलग टाइप के स्पाइक्स हैं, उसको कैसे की, आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, की एंड लॉक। तो की तो क्या है, लॉक करने के लिए हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो इसके स्पाइक प्रोटीन जो हैं ऐसा ना हो जाए हमारी लंग्स की वॉल में आसानी से एंटर कर जाए। तो इसके लिए इसके खिलाफ क्या स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं, उनको की एंड लॉक का काम करते हैं और उसको लॉक ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए आपको यहां पे एकदम क्लियर कट दिखाई देगा, ये जो गोला है, ठीक है, इसको लॉक करने के लिए एंटीबॉडी कैसी होगी, इस प्रकार की। और ये क्या होगा, हमारे शरीर में आसानी से जो हमारा
लंग्स की वॉल है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार से ये रोकने का काम। तो ये क्या करती है, इफ यू आर एक्सपोज टू रियल वायरस, तो अपने आप में जैसे रिकॉग्नाइज होगा रियल वायरस, अपने आप ही क्या होगा, एंटीबॉडीज इस प्रकार के जो स्पाइक्स हैं उनको क्रिएट करके इसको ब्लॉक कर देगी वायरसेस को, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुक जाएगा सब कुछ। तो ये एक कंप्लीट इंफोग्राफिक है, आपको कंटेंट में मिल जाएगा, जरूर पढ़िए कि कैसे mRNA वैक्सीन काम करती है। अभी हाल ही में जो जुडिशियल, जो बहुत सारे एनजेएसी को खारिज किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये पूरा का पूरा जो सीनियर मोस्ट जजेस ने अभी 9 एक साथ जजेस को अपॉइंट किया है, तो एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा है कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है, क्रिटिसिज्म क्या है, एनजेएसी कैसे आया, तो ये आप जरूर इन्फोग्राफिक पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन वाली जो बात आई है अभी, राइट, तो 6 लाख करोड़ का NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसमें किस किस एरिया में, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है इन्फोग्राफिक बताया था, ये इन्फोग्राफिक जरूर आप एक बार देखेंगे, राइट। ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, वेयरहाउस, टेलीकॉम, इन सब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और अभी जो हम लोग AERA जो पढ़ रहे थे उसमें भी एयरपोर्ट के जो प्रॉफिटेबल है उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाया जाएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि कोलकाता पे बहुत वर्स्ट इंपैक्ट होने वाला है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, तो IPCC की जो ये रिपोर्ट है हमने डिस्कस की थी, SSP 1 to 1.9, 1 to 2.6, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हमने डिस्कस किया था, क्या इंपैक्ट है, IPCC की रिपोर्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए। 9 डैश लाइन जरूर याद रखना, भी हाल ही में इंडिया और फिलीपींस ने, हाल ही में देखिए क्या हुआ, इंडिया और फिलीपींस हैं, उन्होंने अभी नेवल एक्सरसाइज करी थी साउथ चाइना सी में, इज इट क्लियर। तो साउथ चाइना सी में ये नेवल एक्सरसाइज हाल ही में चल रही थी, और यहाँ पर इंडिया, वियतनाम की नेवीज ने भी समय समय पर ये एक्सरसाइज करती रहती है। मालाबार एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, इस बार मालाबार एक्सरसाइज भी के लिए हमारे 2 जो शिप्स हैं वो जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी लोकेशन, स्पार्टले, पार्सले आइलैंड, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट, दिस वन, राइट। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स लगा दिए गए हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि पेंडेमिक के बाद में जो है बिलियंस में लोग, अब बिलियन का मतलब 1 अरब, लगभग भारत की आबादी के बराबर लोग गरीबी में जा चुके हैं रिसेशन के कारण। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स, और सबसे ज्यादा देखिए इंपैक्ट कहां पर है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक में सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, साउथ एशिया में उसके बाद में देख लीजिए लैटिन अमेरिका, तो ये दोनों देख लीजिए, एशिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है कोविड का। ये इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको कास्ट सेंसस के ऊपर पूरी तरह से डिटेल, और डिजिटल डिवाइड, अभी यहां पर देखिए याद रखना, कर्नाटका वो पहला राज्य बना जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और वो उस पर काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, टीचर एजुकेशन पर क्या बेनिफिट होगा, टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन में सेटअप की जाएगी, प्रोफेशनल एजुकेशन में कैसे उनको स्किल्ड किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग एक इन्फोग्राफिक है। आई थिंक आज की लेक्चर आपको यदि इन्फोग्राफिक्स देखेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।